नमस्कार। 24 का सिंहासन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। और बताते हैं आज क्या है 24 के सिंहासन में खास। 2 चरणों की वोटिंग के बाद देश में नेताओं के आरोपों का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को उनकी नीतियों को लेकर घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष पर आजादी के बाद से 2014 तक के कार्यकाल को अपनी ढाल बनाकर सियासी आरोप लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे तीसरे चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे नेताओं के सियासी बयान रफ्तार पकड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी इस बार हैट्रिक मारने की तैयारी में है और इसी सपने को लेकर आगे बढ़ रही। वहीं पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस पार्टी सियासी जमीन तलाश रही है। और इस सब के बीच कोरोना काल के दौरान लगा टीका भी सियासी मुद्दा बन गया है, जिसको बीजेपी के नेता अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पासा उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से कोविशील्ड वैक्सीन सवालों के घेरे में है, उससे विपक्ष ने बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। और देखिए, इसी बीच नेताओं के नामांकन करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कई उम्मीदवारों ने रोड शो कर अपना पर्चा दाखिल किया है। इसके साथ ही नेताओं के पार्टियां बदलने का सिलसिला भी बदस्तूर लगातार जारी है। तो पीएम मोदी ने चुनावी दहाड़ जोर शोर से शुरू कर दी है और ये लगातार जारी भी है। 24 में हैट्रिक मारने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे पीएम मोदी लगातार रैलियां कर वोटर्स को साधने में जुटे हैं। पीएम मोदी 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा में चुनावी रैली की। यहां उन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लोगों को संबोधित किया। यहां भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की खामियां गिनाई और अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही अपनी गारंटी का जिक्र करते हुए वादा किया कि तीसरे कार्यकाल में वो देश को और आगे लेकर जाएंगे। 2014 के पहले जो सरकार थी, तब देश में चारों तरफ जो खबरें रहती थी, आतंकवाद, घोटाले, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारे नीति निर्णय ठंडे बस्ते में पड़े थे। देश निराशा की गर्त में डूब गया था। देश का नौजवान ये सोच रहा था कि मेरा भविष्य का क्या होगा। और ऐसे विकट कालखंड में आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका। हर कोई मानता था कि दोबारा तो सरकार बन ही नहीं सकती है और सरकार न बने इसके लिए दुनिया भर के खेल भी चले थे। लेकिन 2019 में दोबारा आपने मुझे अवसर दिया, एक मजबूत सरकार का मैंडेट दिया और मैं फिर से एक बार देश की सेवा में खपने लगा। ये 2024 का चुनाव, ये 2024 के चुनाव में मेरे 20, 22, 25 साल के अनुभव को लेकर के आया हूं। 10 साल मैंने देश को चलाया है जिस प्रकार से, और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है। उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं। किसान कल्याण और उनके लिए, विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना। आटलो तो मारो हक बने कि ना बने।
देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने उनका बहुत नुकसान किया है। राजनीतिक अस्थिरता ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। राजनीतिक अस्थिरता ने इन राज्यों को बड़े विजन के साथ काम नहीं करने दिया। आपने गुजरात को इन सब से बचा कर रखा है। इसलिए आपने एक बार कांग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया। साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का। तो गुजरात के बनासकांठा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गर्जना उनकी सुनाई दी। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बिल्कुल, और दूसरे चरण में इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और राजस्थान में विपक्ष को एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची है। तो इंडी गठबंधन बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे और मोहब्बत की दुकान ने फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में कांग्रेस की बातें नहीं चलती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। और साथ ही कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर राज किया, कांग्रेस की जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है। मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। तो देखिए, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करने पहुंचे थे और कि तो एक बार फिर से उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी जो है वो रही। और हाल का जो मुद्दा रहा, फेक वीडियो का जो मुद्दा रहा, वो एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखा। बिल्कुल, और साफ तौर पर पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा है, ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। यानी पहले चरण में आपने देखा होगा किस तरह से चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन गायब था। और हम लगातार ये पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि पीएम मोदी या बीजेपी जिस तरह से एक्टिव रहती है चुनावों को लेकर और चुनाव प्रचार मैदान में जमकर चुनाव प्रचार दिख रहे हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट समय से जारी की जाती है, वहीं इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं सुस्त हमें दिखाई दिया। और देखिए, और हाल का जो मुद्दा रहा फेक वीडियो का मुद्दा, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा भी गया है कि जब राहुल गांधी के फेक वीडियोस जारी किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गृह मंत्री हो, सभी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब चूंकि ऐसा उलट हो रहा है, गृह मंत्री का वीडियो जारी हुआ है तो लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। बिल्कुल, और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोपों की बौछार चल रही है, चुनावी मौसम है और ऐसे में पीएम मोदी इंडी गठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये समझा जा सकता है क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भी काफी पसोपेश थी इंडी गठबंधन में और इसको लेकर भी पीएम मोदी और बीजेपी लगातार हमलावर थी। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। राज्य में तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा के कटघोरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को लटकाती रही है, लेकिन बीजेपी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम का नारा दिया। और साथ ही अमित शाह ने वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए उनका वोट बैंक जरूरी है, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। माइनॉरिटी के डर से, उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीताल वाले हो, ये कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो। हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक की कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां आपने कमल फूल की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है। नक्सलवाद को जाना ही जाना है। गलती मत करना कोरबा वालों,
मैं आपको कहने आया हूं, सरोज बहन को जिताकर भेज दो। कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी। और कोरबा वालों बताओ भाई, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जिसको लगाया है, 2 टीके लगाए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो। लगा है ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र। अरे राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाइयो। ये तो अच्छा है कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो, आपने टीका लगा। ये खड़गे जी कहते हैं मोदी जी आएंगे तो गरीबों का सत्यानाश होगा। मैं खड़गे जी को पूछना चाहता हूं, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना गरीबों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? खड़गे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। मैं तो खड़गे जी को सलाह देना चाहता हूं, भाई इसके लिए झूठ मत बोला करिए, आप जो सच है बताइए। तो गृह मंत्री को सुन रहे थे आप। कोरबा में कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के पास 10 साल का रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि 25 साल का एजेंडा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। बिल्कुल। और बीजेपी ने गरीबों को घर दिए, 5 किलो चावल देने की बात भी वो कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए कहीं ना कहीं विकास की बात हो रही है। कोरोना का टीका उन्होंने मुफ्त में दिया है। गरीबों के हित में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दिखते हैं। और देखिए, आपको इससे पहले याद भी होगा, आज इस बात को लेकर तंज भी कसा गया कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस कोरोना की डोज को मोदी टीका कहती थी। कोरबा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कहा और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। बिल्कुल। और ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस 70 सालों से 370 को बच्चों की तरह गोद में खिलाती रही। 70 साल के बाद कश्मीर में तिरंगा लहराया है। और साथ ही साथ देखिए, इस बात की सफाई भी दी है कि आरक्षण ना हटाया है और ना हटेगा। देखिए, इसे लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। एक फेक वीडियो जो है गृह मंत्री अमित शाह का जारी हुआ था और इसीलिए आज वो इस मंच से सफाई देते हुए नजर आए कि आरक्षण हटाने की बात हम नहीं कर रहे, आरक्षण हम नहीं हटाएंगे। चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो फेक वीडियो जारी हुआ था, या फिर हम यूँ कहेंगे कि ऑफिशियली ऐसा नहीं कह सकते, एक फेक वीडियो जो है अमित शाह का जारी हुआ था और इस तरह के आरोप लगे हैं कि जो गिरफ्तारी है उनमें एक शख्स जो है वो कांग्रेस पार्टी से उसका संबंध रहा है। तो इस पर अमित शाह ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं कि SC/ST को आरक्षण दिया जाना चाहिए, OBC को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं इस बात का जिक्र भी यहाँ पर वो करते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस 70 सालों से 370 को हटा नहीं पाई और शायद कांग्रेस की मंशा नहीं रही कि 370 देश से हटे, लेकिन अब जब ये हट गया है उसके बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध भी दिख रहा है। PDP का घोषणा पत्र देखिए मोनिका, किस तरह से उसमें लिखा गया है कि अगर हम आते हैं तो वापस इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी अभी भी कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति हो रही है, जबकि कश्मीर में अब जो माहौल है वो पहले से बेहतर हो रहा है। और बिल्कुल, अभी हमने हाल के जब दूसरा चरण का मतदान हुआ तो हमने देखा भी जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोग बाहर निकल कर आए हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से और इस बात के पक्ष में है कि वहां से धारा 370 हटाई गई और जम्मू कश्मीर भारत का जो कि अभिन्न हमेशा से रहा है उसे भारत के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया गया ताकि जो तमाम विकास की जो नीतियां हैं उनका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिल सके। बिल्कुल। और आरक्षण को लेकर जिस तरह से अब बवाल मचा हुआ है, फेक वीडियो वायरल होती है, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है और इससे अमित शाह का कोई लेना देना नहीं है।
और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रथ महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचा है। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी सरकार में देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं। बीते 10 सालों में बीजेपी सरकार बनने के बाद इतने ज्यादा बदलाव आ गए हैं कि उन्होंने कहा कि अब कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है। ये नया भारत है, ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जो है कहते हुए नजर आए। मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और उधर बिहार की राजधानी पटना में पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने संविधान खत्म करने के विपक्ष के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साफ किया है कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और इसके बावजूद विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैला रहा है। ये लोग आपातकाल लगाने वाले, नीतीश जी को जेल भेजने वाले कुछ भी बात करते हैं। एडिटर्स को ये झूठ, बेबुनियाद, हताशा भरा कमेंट है। कल भी कमेंट किया, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, छुआ, संविधान स्थायी है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दायित्व दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी और मजबूत किया है। तो ये लोग इमरजेंसी लगाने वाले, एडिटर्स को जेल भेजने वाले, जेपी लालू जी को, नीतीश जी को जेल भेजने वाले क्या फालतू बात करते हैं। ये झूठ, बेबुनियाद, हताशा भरा कमेंट है। कल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने अमित शाह के बयान को कोट करते हुए कहा कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी उस समय कांग्रेस का पूरा नेतृत्व नक्सलियों ने मार दिया था, उसका जवाब कौन देगा। भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सलियों का डटकर मुकाबला किया, इसीलिए बिना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अमित शाह की भाषा को लेकर भी सवाल खड़े किए। डटकर मुकाबला किया। उन्हें कहिए, आप ही की राज्य सरकार थी जहां कांग्रेस का पूरा नेतृत्व नक्सलियों ने मार दिया था, शहीद हो गए थे, उसका जवाब कौन देगा। रमन काका देंगे या अमित काका देंगे। इस तरह की भाषा बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। आंध्र प्रदेश में पूरा नक्सलियों का सफाया राजशेखर रेड्डी जी ने किया था और इधर हमारी जो सरकार थी, बघेल साहब की सरकार, उसने नक्सलियों से का डटकर मुकाबला किया और उनको खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसलिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए बिना पढ़े लिखे। अब हम भी पूछ सकते हैं कि जिस वैक्सीन पे विवाद हो रहा है, मोदी जी ने वो तो नहीं लगवाई, उन्होंने तो दूसरी लगवाई थी। देश को ये वाली लगवाने को कहा था। इसी कंपनी से 52 करोड़ लिए थे। क्यों लिए थे 52 करोड़? जवाब देना। अब अपनी फोटो लगा लगा के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, अब जवाब क्यों नहीं देते? इस कंपनी ने जब खुद कल बताया कि इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, क्लॉट्स हो सकते हैं, अब जवाब दें। उन्हें कहिए, आप ही की राज्य सरकार थी। तो अब वैक्सीन के मुद्दे पर छीटाकशी लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता को आप सुन ही रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा।
आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के धुबरी में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने असम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन विकसित की है जहां भ्रष्ट लोगों को डालकर साफ कर दिया जाता है। पूरी सत्ता एक पार्टी के साथ है और उन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने वाले सारे संस्थान कमजोर कर रखे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिकाएं हो, चाहे दूसरे संस्थान जैसे इलेक्शन कमीशन हो। तमाम संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास इन्होंने हमेशा किया है। इनके धन बल से सरकारें गिराई जाती हैं। सत्य का जो पथ है, इन्होंने एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के लिए नहीं चल रही है। असम के अपने मुख्यमंत्री को देखिए और उनकी तुलना बाकी मुख्यमंत्रियों से कीजिए जो कांग्रेस के प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें चला रहे हैं। आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिनाएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, उनको पूरा करने का काम। इसी तरह से जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आप वहां के सीएम्स को देखिए और आपको पता चलेगा कि सेवा के लिए समर्पित हैं। लेकिन यहाँ असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया। उधर मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव है, इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब उन्हें वहां नहीं बुलाया गया था। चुनाव में माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या भेजा गया है। कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं न। आज जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, जो लॉबी बैठी है, व्यापारी लॉबी, वो आज भी महाराष्ट्र और मुंबई को कमजोर करना चाहते हैं। और आप भी उसी मूड में है लड़ने के, महाराष्ट्र बचाने के लिए। चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हो। ये इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं, न बिका है कभी महाराष्ट्र। कुछ लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र बिकाऊ बने, झुकाऊ बने, लेकिन जब तक यहाँ शिवसेना है और शरद पवार जैसे नेता है, उद्धव ठाकरे साहब जैसे नेता है, तब तक ये महाराष्ट्र ना झुकेगा दिल्ली के सामने, ना कभी बिकेगा। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिन लोगों ने वैक्सीन के कारण अपनों को खोया है, जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणाम की आशंका थी और अब उनका शक सही साबित हुआ है, इस तरह की जानलेवा दवाइयों की अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर ही है। 1 मई और बीजेपी गई। जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि, और न केवल आज बात आई है, बीच बीच में एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोर्ट कह रहा है,
तो जो आपदा में ये जो ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौका मिल जाए, आपने देखा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पे क्या गुजरती होगी जिन पे वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है और सरकार ने लगवाई। तो आज जिन लोगों ने लगवाई उन पे भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी। साइंटिस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसकी वजह से न केवल हार्ट और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। अखिलेश जी, पीडीए आपका जो फॉर्मूला है उस पर सपा लगातार काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीडीए परिवार ही जिताएगा और पीडीए परिवार जो है वो अपने हक और सम्मान की इस चुनाव में लड़ाई लड़ने जा रहा है। अच्छा, कोरोना वैक्सीन जिस तरह से निकला है, लोगों की मौत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? आपने पहले कहा था भाजपा की वैक्सीन है। सरकार को बड़ा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस वैक्सीन के लिए सरकार ने कहा और सरकार ने इंतजाम किया उसके लिए, और आज वैक्सीन के बारे में क्या कह रही है सरकारें, तो ये तो जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है इंडिया गठबंधन की। हमें उम्मीद है इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें जीतेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ। 400 पार का ये जो नारा है, हम देख रहे हैं कि कम होता जा रहा है पहले और दूसरे चरण के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, पहले चरण में सपाया भारतीय जनता पार्टी था, दूसरे में भी, अब तीसरे में भी सपाया हो जाएगा। अगर हम देखें कोविड वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सभी पोलें खुलने लगी, उन्होंने वैक्सीन में भी कमीशन लिया है। इंडिया गठबंधन इस बार कितनी सीटें लाने वाला है? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सपा पर है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी 200 पार नहीं कर पाएगी। तो हमारे साथ शिवपाल यादव थे, जिन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी 400 पार इस बार नहीं कर पाएगी। और बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी और कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। যদি না যেতে ইস বার 400 পার, এখন আর মোদির সেবা করা নেই। সার্ভে বলছে মোদির এই মুহূর্তে 100 সিট মোদির হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, আরো সিট কমার দিকে চলেছে। তাই ভুল করবেন না, কংগ্রেস এবং বামকে জেতানো জরুরি। কংগ্রেস এবং বাম যদি না যেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে। तो लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह ने अपनी जीत के लिए सीहोर में पूजा अर्चना की। सीहोर के चिंतामण गणेश मंदिर में शिवराज सिंह ने अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अनेकों योजनाएं बनाई हैं, जनता मेरे लिए भगवान है। आप लोग चुनाव में जुट जाएं और ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएं। लाडली बहना के बाद लखपति बहना और दीदी बनाना है। और उन्होंने कहा कि बहनें मेरे लिए साक्षात देवी की मूर्तियां हैं, बेटियां मेरे लिए साक्षात देवियां हैं। इनकी पूजा हो गई तो भगवान की पूजा हो गई। और इसके बाद इच्छावर इलाके में उन्होंने जनता का आशीर्वाद लिया। तो रोड शो कर नेताओं ने ताकत दिखाई और सीएम शिवराज भी यहां पर पहले पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपनी जीत के लिए उन्होंने सीहोर के चिंतामण मंदिर में पूजा की है। चिंतामण गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है ये वो मंदिर है जहां पर हर मनोकामना पूर्ण होती है और अपनी जीत की प्रार्थना यहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अनेकों योजनाएं बनाई हैं, जनता मेरे लिए भगवान है।
और देखिए ये भी कहा कि आप लोग चुनाव में जुट जाएं, ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएं। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आए कि लाडली बहना के बाद लखपति बहना और दीदी बनाना है। और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मेरी बहनें जो हैं वो साक्षात देवी की मूर्तियां हैं, मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, और बेटियां भी मेरे लिए साक्षात देवियां हैं। इनकी पूजा हो गई तो समझ लीजिए कि भगवान की पूजा हो गई है। और शिवराज सिंह चौहान जो है छवर इलाके में भी पहुंचे, जनता से आशीर्वाद लिया, लगातार वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 370 पार इस बार बीजेपी पार्टी जाएगी और 400 पार का नारा एनडीए के लिए। और लगातार इसी दिशा में जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, जनता से मिला जा रहा है, मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगले साल अगर एक बार फिर से एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो क्या क्या फायदे होंगे जनता को। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी। उन्होंने नमो प्रचार फेरी से अपने प्रचार का आगाज किया। इस प्रचार फेरी में भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शामिल हुए। पीयूष गोयल ने इस दौरान लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। देखिए मुंबई उत्तर में 20 मई को यानी कि 5वें फेज में वोटिंग होनी है। पीयूष गोयल पीएम मोदी के मिशन 400 पार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पीयूष गोयल को शिंदे गुट का भी भारी समर्थन हासिल है। और वहीं आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और ऐसे में नेल्लोर लोकसभा सीट पर वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार विजय साई रेड्डी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नॉमिनेशन के बाद विजय साई ने जोरदार प्रचार अभियान चलाया है क्योंकि वो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, लिहाजा विजय साई हर चुनावी दांव आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ टीडीपी के वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी मैदान में हैं। वहीं प्रभाकर रेड्डी ने नेल्लोर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने घर घर चुनाव अभियान चलाया। आपको बता दें कि नेल्लोर में चौथे फेज में 13 मई को वोट पड़ेंगे। और बीजेपी के गढ़ गुजरात के पोरबंदर में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। पोरबंदर में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने जम्मूरी में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। मांडविया ने कहा कि जनता का उन्हें अपार स्नेह हासिल हो रहा है। जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति झलक रहा है। मांडविया ने कहा कि पीएम मोदी के प्रति जनता की श्रद्धा अपार है, लिहाजा इस बार पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। कांग्रेस पोरबंदर में कहीं नजर नहीं आ रही है। ये भी जानकारी दे दें कि पोरबंदर में तीसरे फेज में वोटिंग होनी है। मांडविया ने कहा कि बीजेपी हर हाल में पीएम मोदी के मिशन 400 पार को हासिल करने को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने बुधवार को अपना नामांकन किया। नामांकन करने से पहले मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा रोड शो भी किया और इस रोड शो में उनके साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आए। रोड शो के दौरान सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया और दोनों नेता अपना हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए भी नजर आए। पर्चा दाखिल करने के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। बीजेपी के मौजूदा सांसद ने कहा कि 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां आशीर्वाद देने आई थी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मनोज तिवारी ने कहा, कांग्रेस अपने झगड़े में फंसी हुई है। कांग्रेस के लोग उनके कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं। हम हर धर्म और जाति के लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट दें। नरेंद्र मोदी के साथ सेवक के तौर पर जो काम किया है उसका इनाम मिलेगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि ये लोग सनातन विरोधी है। ये देश शिवजी और राम जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी अपने आवास से लाव लश्कर के साथ
नामांकन करते हुए उन्होंने अपना पर्चा भरा है और इस दौरान उनके साथ योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद और आशीष पटेल भी मौजूद रहे। अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेनका गांधी का जब रोड शो निकला तो सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का झंडा लिए नारेबाजी कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल देखा गया। मुख्य सड़क से लेकर लोगों के घरों तक से रोड शो देखने वालों का मजमा लगा रहा। जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। मेनका का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने नामांकन किया। और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन से पहले उनके समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक लंबा रोड शो करते हुए नजर आए। रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। रोड शो के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर्ष मल्होत्रा पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जन समर्थन को देखकर ये साफ हो गया है कि हर्ष मल्होत्रा यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हर्ष मल्होत्रा जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उन्होंने लोगों के लिए काफी काम किया है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता हर्ष मल्होत्रा को जीत दिलाने जा रही है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा रोड शो के दौरान। तो बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के रोड शो में भाग लेने के बाद अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के नामांकन में भी वो पहुंचे और यहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने अयोध्या के लोगों से कहा कि पूरे देश में राम राज्य की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दें। अयोध्या से ही संपूर्ण देश में राम राज्य की गंगा निकली है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या को भव्य और दिव्य नगरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ताशी गयालसन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान लद्दाख बीजेपी के अंदर जारी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। दरअसल पार्टी ने लद्दाख के मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काटकर ताशी गयालसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस फैसले से नामग्याल विद्रोह पर उतर आए। वो ताशी के नामांकन के दौरान मौजूद नहीं रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद ताशी गयालसन ने कहा कि उत्साही कार्यकर्ता और लद्दाख के हर कोने से लोग शामिल हुए हैं। नामांकन पत्र के साथ चुनावी बिगुल बजा दिया गया है। मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के बारे में पूछे जाने पर गयालसन ने कहा कि उनके साथ बातचीत चल रही है। वो हमारे नेता है और हमें विश्वास है कि वो हमारा समर्थन करेंगे। ताशी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नामग्याल पार्टी आलाकमान के फैसले से सहमत होंगे और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वहीं दिग्गजों ने कलेक्ट्रेट में पर्चा भी भरा। नामांकन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से लोगों में काफी उत्साह दिखा। आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में विनोद तावड़े और अनिल बलूनी की मौजूदगी में रूपाली ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान नेताओं ने फूलों का गुलदस्ता सौंपकर और पटका पहनाकर रूपाली का बीजेपी में स्वागत किया। रूपाली गांगुली लोकप्रिय सीरियल अनुपमा और सारा भाई वर्सेस सारा भाई से काफी नाम अर्जित कर चुकी हैं। इनके साथ ज्योतिषी अमया जोशी भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने कहा कि जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी इसकी सहभागी बनूं। रूपाली की राजनीति में ऐसे समय में एंट्री हुई है जब लोकसभा चुनाव को 2 फेज हो चुके हैं और अब रूपाली बीजेपी में पहुंच रही हैं और उन्होंने यहां की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो देखिए अनुपमा, जिन्हें अभी तक आप सीरियल में देखते थे, अब राजनीति में भी इनकी एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया है और जब बीजेपी की सदस्यता ली तो उस वक्त की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करें हैं। अनुपमा का कहना है कि अभी तक वो देखती थी कि राजनीति में तमाम बड़े लोग शामिल हैं और अब देखिए, अब अनुपमा को सिर्फ आप सीरियल के किरदार के तौर पर नहीं देखेंगे। अभी तक एक अच्छी और शालीन बहू के तौर पर टीवी स्क्रीन पर उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई है, लेकिन अब
राजनीतिक पहचान भी होगी। राजनीति के में कदम उन्होंने रख दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में हलचल लगातार जारी है और उसी कड़ी में कुछ तस्वीरें भी आपके साथ हम टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, और चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में जिस तरह की सियासी हलचल होती है वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार किसी न किसी दल में एंट्री हो रही है, कोई किसी का दामन छोड़ रहा है और कोई किसी दल में खुशी से जा रहा है। और इसी कड़ी में अब रूपाली ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है और सदस्यता बीजेपी की ग्रहण की है। तो अनुपमा में जिस तरह से अपने किरदार को लेकर काफ़ी चर्चा में रही थी रूपाली, और पूरे देश की वो चहेती रही हैं अपने सीरियल के माध्यम से। और अब देखना होगा बीजेपी में किस तरह से उनकी भूमिका रहती है। और 24 के सिंहासन में आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।